जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हमने एक न्यू बैच को स्टार्ट किया है, जिसमें साथियों कल आपका एक क्लास हो चुका है, आज आपका दूसरा क्लास चलेगा। और साथियों इस क्लास में एसएससी जीडी में टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके जीएस और हिंदी के पेपर को हम लोग कवर कर रहे हैं। और साथियों ये जो क्लास है आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, मिजोरम में। याद रखिएगा साथियों, मिजोरम राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। असम में पूछा जाता है कौन सा नेशनल पार्क है, तो याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क, और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम राज्य में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में एक और अभ्यारण्य है कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, याद रखिएगा कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। चलिए आगे देखिए, बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, और किसी भी प्रश्न में अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों बाउल नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में एक नेशनल पार्क है, याद रखिएगा कौन सा, बुक्सा नेशनल पार्क पूछा जाता है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिए, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और साथियों सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक जरूर करते चलें, और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो साथियों गणगौर जो है ये भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर लोक नृत्य पूछा जाता है भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का है। गिद्धा नृत्य पूछा जाता है जो कि पंजाब का ही है। और महाराष्ट्र का कौन सा है, लावनी। चलिए आगे देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे तमिलनाडु बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम। आगे देखिए, मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए, मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाघों के लिए। चलिए आगे देखिए, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। हम लोग 20 क्वेश्चन जीके जीएस से कवर करेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से कवर करने वाले हैं, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो साथियों एक्वेरियन जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है मालदीव। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन
गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? चलिए 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है प्राकृतिक गैस जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसे गांधी जी का कंसाइज कीपर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से किसे गांधी जी का कंसाइज कीपर कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे देखिए, संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री कहाँ से खोज कर निकाली गई? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो साथियों, संगम साहित्य काल से संबंधित जो पुरातात्विक सामग्री है ये मदुरई से खोजकर निकाली गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है मदुरई, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो ये कहा है अशोक को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और अशोक ने ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बनवाया है राष्ट्रकूटों ने, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो मान्यखेट। निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? तो इसको याद कर लीजिए, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेश में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है? और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है महानदी। पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है महानदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई पूछा जाता है, जो कि 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, उसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा। आगे देखिए, चक्रवात क्या है? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चक्रवात क्या है? तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में है? चलिए 17 के लिए आप सभी आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, वह परत जहाँ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान की कमी
पूरी तरह से अनुपस्थित है, क्या कौन सा मंडल है? तो याद कर लीजिए, ये है समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है जिसका अणुसूत्र होता है O3। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों, क्षोभ मंडल की बात करें तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती है इसी क्षोभ मंडल में। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, दो नदियों के मध्य जो भूमि होता है उसी को कहा जाता है दोआब। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, यह मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। और वर्तमान में कितने मूलभूत अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितना है? तो अभी हमने आपको बताया मूलभूत कितने हैं। तो याद रखिएगा, मूलभूत अधिकार जो है वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। और कौन सा हटाया गया है? तो संपत्ति का जो मूलभूत अधिकार था इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। और इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार जो है अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। और इस प्रकार वर्तमान में टोटल 6 मूलभूत अधिकार है। भारत के नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को आवश्यक रूप से न्यूनतम कितनी कालावधि तक यहाँ निवास करना पड़ता है? तो यहाँ पर 22 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 वर्ष तक। याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा, 10 वर्ष तक ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका सही है, 10 वर्ष। भारत का संविधान, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका का जो संविधान है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसे होता है? तो देखिए, नए राज्यों का निर्माण करना है या जो विद्यमान राज्य है उसकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन करना है, तो ये जो अधिकार है केवल संसद को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस संविधान का भाग नहीं माना जाता है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसे संविधान का भाग नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सही जवाब है मूलभूत कर्तव्य को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि मूलभूत कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य यानी मूलभूत कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। इस हिसाब से मूलभूत कर्तव्य जो है संविधान का भाग नहीं माना जाता है। चलिए, अब यहाँ से आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों, जो शब्द हमेशा एक वचन में रहता है वह कौन सा शब्द है? तो वह है जनता। जनता का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, ये हमेशा एक वचन में ही रहता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, जनता। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साथियों, गिरगिट की तरह रंग बदलना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है एक रंग ढंग पर न रहना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जिसे भय नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जिसे भय नहीं है इस वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्भय। चलिए आगे देखिए, खेल खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी व्याकरण से।
तो साथियों खेल खेलना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो परेशान करना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। खेल खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा? परेशान करना। उमंग एवं खुशी का भाव इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा उल्लास। चलिए आगे देखिए, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अज्ञेय। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, मन की इच्छा पूरी करने के लिए किसी देवी देवता की सेवा पूजा इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आराधना। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है, तो देख सकते हैं इधर क्या है? बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इधर अरब सागर। तो 3 ओर पानी से घिरा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और जो भूमि चारों ओर जल से घिरा हो उसको कहा जाता है द्वीप, और जो 3 ओर पानी से घिरा हो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ध्यान रखेंगे। स्वयं को ही सब कुछ समझने की भावना इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार। उपदेश देने पर भी जिसे ज्ञान प्राप्त ना हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब हो जाएगा मूर्ख। याद रखिएगा, उपदेश देने पर भी जिसे ज्ञान की प्राप्ति ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मूर्ख होगा। शक्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रणय। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? तो साथियों नैसर्गिक का पर्यायवाची यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं शुद्ध वर्तनी वाला, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे कि सभी को पता है यमुना कैसे होता है, लेकिन जब ऑप्शन 4 मिलता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यमुना जो है इसका सही रूप में इस तरह से लिखा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन ए में लिखा गया है यमुना। निम्नलिखित मुहावरों के उपर्युक्त अर्थ का चयन करें। किरकिरा होना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा विघ्न आना। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा आसमान। कौन सा? तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है आसमान। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो साथियों गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो पतित है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन कुसुम। याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। गजेंद्र का आपको पर्यायवाची बताना है। तो साथियों यहाँ पर गजेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो हाथी होता है। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो सुमन पुष्प, ये बिल्कुल सही है। चारपाई खटिया, ये भी सही है। पाठशाला विद्यालय, ये भी सही है। लेकिन निशा निशाचर, ये समानार्थी शब्द का जोड़ी सही नहीं है, क्योंकि निशा का मतलब रात्रि होता है, रात, और निशाचर का मतलब होता है राक्षस। हिंदी प्रदीप ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आखिरी क्वेश्चन है। तो साथियों हिंदी प्रदीप ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है।
अब साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए जीके जीएस के 25 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए और हिंदी व्याकरण के 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।